Hello everyone, myself C. काजल डेरोलिया। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का जो सेशन है वो अगेन बिजनेस फाइनेंस और हम कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है, जहां इसकी क्लास 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी थी। आज हमारा सेकेंड सेशन है और आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा ऑन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस, हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आप देखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करते ही हैं। जैसे केडी हो गया, केपी हो गया, केई हो गया और केआर हो गया। ये सारे पॉइंट्स क्या है, सब पे अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। क्लियर? आज के सेशन में हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे एंड जब एमसीक्यूज कराएंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज भी इस पे डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली एग्जाम के ही आए क्वेश्चंस हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे लास्ट क्लास में हमने थोड़ा पॉइंट समझाया था कि लेट्स से हम पहले एग्जांपल देते हैं सो दैट आपको ये समझ में आए कि व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लेट्स से हमने डिसाइड किया कि हम एक प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और इस प्रोजेक्ट पे हमने सोचा है कि 12 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे। क्लियर? इस 12 लाख से हमें पता है कि एट द एंड जो हमें रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 12% का। क्लियर? रिटर्न मतलब जो हमें प्रॉफिट होगा। अब ये 12 लाख मेरे पास तो है नहीं, किसी ना किसी सोर्स से हम इसको रेज करेंगे, दैट इज इस फंड्स को हम कहीं मार्केट से रेज करेंगे। अब मार्केट से रेज करने की जनरली जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डेट, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। क्लियर? लेट्स से हमने पूरा 12 लाख रेज किया है डेट से, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं, अदरवाइज हम मिक्स लेके चलते हैं। और डेट से हमने जो 12 लाख रेज किया तो नो डाउट इनको कुछ ना कुछ आपको रिटर्न तो करना होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो इनका इंटरेस्ट रेट है लेट्स से 10%। क्लियर? तो हमने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, बट इन्वेस्टमेंट के लिए हमने मार्केट से पहले पैसे रेज किए। अब मार्केट में हमें कितना रिटर्न करना है? 10%। तो हमारी उम्मीद क्या होगी, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम जहाँ पे भी ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कम से कम हम 10% तो वहाँ से अर्न करें ही करें। क्यों? अगर हम कम से कम 10% अर्न कर रहे हैं तो उस केस में जो पैसा हमने मार्केट से लिया है प्लस ये 10% हम पे कर पाएंगे बहुत ही ईजिली। किससे? अपने पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट से। मतलब हमें कुछ भी अपने पॉकेट से नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर? और वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी हम रिटर्न जनरेट करें अपनी इन्वेस्टमेंट से एटलीस्ट इतनी या इससे ज़्यादा हो। अब खुद सोचो कि यहाँ पे अब भाई 10% अगर इनको देना है तो आप क्या सोचोगे कि कम से कम अपने प्रोजेक्ट से हम 10% तो अर्न करें, सो दैट जो हमें हमारे प्रोजेक्ट से मिलेगा वही हम इन डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आपको ये पैसा अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो क्या आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करोगे? क्या आप इन्वेस्टमेंट करोगे किसी भी प्रोजेक्ट में? नहीं, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्लियर? तो ये जो 10% हम डिबेंचर होल्डर्स को पे कर रहे हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को लेट्स से 8% पे करना है या इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेट्स से हमें डिविडेंड पे करना है, ये 8%, ये 10%, ये डिविडेंड, ये क्या है? यही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि वो पैसा जो हम मार्केट से रेज कर रहे हैं उसके बदले हमें क्या पे करना पड़ रहा है, उसको हमने नाम दिया है COC, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। उम्मीद करते हैं पॉइंट क्लियर होगा। यही हमने लिखा भी है, द वैल्यू पेड फॉर अवेलिंग एंड यूजिंग कैपिटल फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिफर्स द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ कंसर्न मस्ट अर्न ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि कम से कम आपको कितना रेट अर्न करना है, किस पे? उस इन्वेस्टमेंट पे जहां आप ये पैसे लगा रहे हो। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट। The first stage in the measurement of cost of capital is the computation of the cost of individual source of capital। अब ऐसा क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर हमें किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो हम मार्केट से जब पैसे रेज करने जाएंगे ना तो किसी एक सोर्स से तो कभी भी पैसा रेज नहीं करेंगे। हम हमेशा क्या करते हैं? मिक्स करके चलते हैं। लेट्स से हमने मिक्स बनाया है डिबेंचर्स का एंड इक्विटी का। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेज क्या होता है कि आप डेट का इंटरेस्ट अलग कैलकुलेट करो और इक्विटी का डिविडेंड रेट अलग कैलकुलेट करो। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेज है। फिर सेकंड स्टेज में हम क्या करते हैं ना कि इसको कंबाइन करते हैं, तो वो हम आगे देखेंगे और उस कॉम्बिनेशन को हम नाम देते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्लियर? फिर से हम पढ़ दे रहे हैं, द फर्स्ट स्टेज इन द मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल। की जो इंडिविजुअल सोर्स ऑफ कैपिटल है उसका सबसे पहले आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो। और ये सोर्स क्या हो सकता है? डेट कैपिटल। डेट कैपिटल के लिए जो कॉस्ट होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? KD। इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स।
प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए है KP दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए KE दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग के लिए है KR दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि हमने पहले भी बताया कि जब हम कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन है, चाहे तो हम उसको पूरा डिविडेंड, चाहे तो हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें, चाहे रिटेन करके रखें। अब देखो, अगर आपने पैसे रिटेन करके रखे हैं फ्यूचर पर्पस के लिए तो आपको मार्केट से पैसा नहीं रेस करना होगा, बट इस रिटेन्ड अर्निंग को अगर आप किसी और जगह पे इन्वेस्ट करते तो कुछ ना कुछ तो आपको रिटर्न मिलता ना। क्लियर? वही रिटर्न हम क्या अज्यूम कर लेते हैं? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। क्योंकि ये रिटेन्ड अर्निंग अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो नो डाउट आप इसको कहीं और इन्वेस्ट करते, या हम कह सकते हैं कि हम इसको बैंक में रख करके इंटरेस्ट जनरेट कर सकते थे। तो उस इंटरेस्ट को ही हम किसके इक्विवेलेंट मान लेते हैं? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की। क्लियर? तो पूरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि जो स्पेसिफिक सोर्सेज हैं उसकी कॉस्ट क्या है। जैसे अगर डिबेंचर है तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, देन कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, एंड देन सेकेंड स्टेज होता है कि इन चारों को मर्ज करके हम एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। क्योंकि लेट्स से हमने किसी पर्टिकुलर सोर्स के लिए इन चारों ही ऑप्शन से फंड्स रेस किया है, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, थोड़ा इससे, तो उस केस में आपको एवरेज तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, है ना। जैसे अगर मान लो 10 लाख रेस किया तो ढाई लाख हमने सबसे रेस किया है। तो आप पहले स्पेसिफिक कॉस्ट निकाल लो और फिर वेट के अकॉर्डिंग आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल लोगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि जो आपने 10 लाख मार्केट से रेस किया है उसकी ओवरऑल कॉस्ट कितनी है, दैट इज ओवरऑल आपको कितना रिटर्न पे करना है। क्लियर? सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ डेट से, देन प्रेफरेंस शेयर, देन इक्विटी शेयर, देन रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो, कॉस्ट ऑफ डेट की बात करें तो इसमें दो तरह के डिबेंचर्स होते हैं, पहला इरिडीमेबल और दूसरा रिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब होता है जो पूरी की पूरी लाइफ में रिडीम नहीं होता, दैट इज उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको पे नहीं करना होता। क्यों? क्योंकि इरिडीमेबल है। और रिडीमेबल मतलब क्या होता है कि जैसे लेट्स से 8 साल की लाइफ है तो 8 साल के बाद आपको उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना होता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। क्लियर? अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा भाई? इरिडीमेबल होगा तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हाई होगा और रिडीमेबल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होगा। क्लियर? अब आप कह रहे हो कि हमने 10 लाख रुपए आपको उधार दिया है और आप कह रहे हो कि ये 10 लाख रुपए मत रिटर्न करना, सिर्फ इंटरेस्ट देते रहना, तो कहीं ना कहीं आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा कि आप 10 लाख को बहुत ही ईजिली कवर कर पाओ, तभी तो आप अपने 10 लाख रुपीज़ नहीं ले रहे हो। क्लियर? तो इरिडीमेबल और रिडीमेबल दो तरह का डेट होगा और दोनों के लिए कैलकुलेशन अलग होगी। इरिडीमेबल, और एक चीज़ याद रखना कि इसको हम डिनोट करते हैं केडी से, और ये केडी हमेशा क्या होगा? आफ्टर टैक्स। क्लियर? तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कि इरिडीमेबल दैट इज परपीचुअल का फॉर्मूला क्या है? इंटरेस्ट आई 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100। अब देखते हैं अलग अलग कि आई क्या है। डिबेंचर होल्डर्स के लिए सिर्फ इंटरेस्ट होता है, आफ्टर टैक्स चाहिए तो हम टैक्स रेट माइनस कर रहे हैं, और एनपी क्या है? नेट प्रोसीड्स। क्या मतलब है? जैसे लेट्स से आपने 100 रुपये का डिबेंचर्स इशू किया है और उस पर आप 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। क्लियर? तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 10, नेट प्रोसीड कितना हो गया? 100, क्योंकि 100 पे 10% निकाला है और टैक्स रेट जितना भी होगा वो यहाँ पे आप अप्लाई कर दोगे। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी डिबेंचर्स की कॉस्ट आपको पड़ रही है। क्लियर? बट रिडीमेबल के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिडीमेबल के केस में आपको उनका प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना होता है। क्लियर? अब देखो, प्रिंसिपल अमाउंट जब आप रीपे कर रहे हो ना, तो रीपेमेंट के टाइम आप उनको प्रीमियम पे भी पे कर सकते हो, आप उनको डिस्काउंट पे भी पे कर सकते हो, पार पे भी पे कर सकते हो। क्लियर? तो हम रिडीमेबल वैल्यू को किसका नाम दे रहे हैं? मैच्योरिटी वैल्यू। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? आई 1 माइनस टैक्स, ये तो सेम रहेगा, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? जितनी लाइफ उसकी है, होल डिवाइडेड बाय एमवी प्लस एनपी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो माइनस किया गया है और डिनोमिनेटर में उसको ऐड किया गया है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना तो बहुत ही ईजिली आप इसको लर्न कर पाओगे। बस यहाँ पे टर्म समझ लो कि ये इंटरेस्ट है आफ्टर टैक्स, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए रहती है? आफ्टर टैक्स। एमवी मतलब क्या है? मैच्योरिटी वैल्यू, जो कि रिडम्पशन के टाइम आपको पे करनी है, और नेट प्रोसीड जितने पे आपने इशू किया है। क्लियर? ये नेट प्रोसीड किसको शो करता है? इशू प्राइस को। सब सारे टर्म्स हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देख लो।
सब कुछ जो हमने समझाया वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ देखो कि नेट प्रोसीड का जो कैलकुलेशन होता है वो कैसे होता है। पार वैल्यू मतलब लेट्स से 100 रुपये की हमारी वैल्यू है, जो इशू प्राइस है लेट्स से वो 100 रुपये है, बट उसके साथ फ्लोटेशन चार्जेस है, एक्सपेंसेस ऑन इशू है, अलग अलग तरह के एक्सपेंसेस हैं, तो वो आप इससे माइनस करोगे। अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ है तो वो भी माइनस करोगे, और प्रीमियम पे इशू हुआ है तो वो ऐड कर दोगे। तब जा करके तो आपकी नेट प्रोसीड आएगी ना कि आपको कितने का पड़ा। भले वो डिबेंचर 100 रुपये का है, बट एक डिबेंचर के लिए आपने कितना पे किया है, इसको हम क्या बोलेंगे, नेट प्रोसीड। तो इसके लिए आप बस इतना याद रखना कि जो पार वैल्यू है उसमें वो चीज़ें लेस कर देंगे जो एक्सपेंस या डिस्काउंट है, एंड अगर कोई प्रीमियम है तो उसको ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर। एंड लास्ट यही चीज़ हमने लिखा है कि डिबेंचर्स को हम इशू कर सकते हैं पार पे, डिस्काउंट पे या प्रीमियम पे, किसी भी फॉर्म पे वो इशू हो सकता है। क्लियर। तो फॉर्मूला अगर देखा जाए तो बहुत सिंपल है। अगर वो इररिडीमेबल है तो इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, इससे मेरे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाएगा। या दूसरा है रिडीमेबल के केस में 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। बस ये फॉर्मूले का एप्लीकेशन है। अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं सो दैट आपको इस फॉर्मूले का प्रॉपर एप्लीकेशन समझ आ पाए। देखो यहाँ हमने एक क्वेश्चन बनाया है जिसमें लिखा है कि A लिमिटेड इज विलिंग टू इशू 8000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। द कंपनी विल हैव टू इनकर फॉलोइंग एक्सपेंसेस, जहाँ अंडर राइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है, प्रिंटिंग है, 10% 10 रुपीज़ पर डिबेंचर, अदर एक्सपेंसेस है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, KD। टैक्स रेट भी गिवन है 60%। अच्छा, अब क्वेश्चन में अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम क्या मानेंगे कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स है, क्योंकि अगर रिडीमेबल होता तो मेरे पास क्या दिया रहता है, यूजफुल लाइफ। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट है कि वो डिबेंचर्स इशू करा है पार पे, सेकंड है प्रीमियम पे, थर्ड है डिस्काउंट पे। तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। क्लियर। सबसे पहले जो फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ डेट का वो क्या है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले जब पार पे इशू हो रहा है, क्लियर, उस केस में सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेट प्रोसीड। और नेट प्रोसीड के लिए सबसे पहले पार वैल्यू लेंगे जो कि 100 दी थी, उसमें से हर एक एक्सपेंस माइनस कर देंगे। जैसे देखो अंडर राइटिंग कमीशन कितना दिया था, 2%, तो 2% किसका होगा, नो डाउट 100 रुपीज़ का, दैट इज पार वैल्यू का। तो ये हो गया 2 रुपीज़। देन हम माइनस करेंगे ब्रोकरेज जो कि 0.5% है। अगेन 0.5% किसका लोगे, ये हमेशा याद रखना कि पार वैल्यू का ही हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो ये आएगा 50 पैसा। क्लियर। देन हमारे पास 10 रुपीज़ पर डिबेंचर प्रिंटिंग का कॉस्ट दिया है, तो ये सीधे सीधे 10 रुपीज़ हो जाएगा पर डिबेंचर। एंड लास्ट वन इज अदर एक्सपेंसेस है, तो अदर एक्सपेंसेस देखो कितना दिया है, 4000। ये 4000 कितने डिबेंचर्स के लिए, 8000 के लिए। क्लियर। तो ये भी कितना हो जाएगा, 0.50 पर डिबेंचर्स। ये 100 रुपीज़ जब पर डिबेंचर्स है तो ये सारे कॉस्ट पे आप किस पे कैलकुलेट करोगे, पर डिबेंचर्स पे। क्लियर। इसमें से सारी वैल्यूज माइनस करके जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या होगी, नेट प्रोसीड, जो फाइनल नेट प्रोसीड आएगी वो होगी 87। क्लियर। एंड क्योंकि ए पॉइंट में क्या था कि आप डिबेंचर इशू कर रहे हो एट पार, तो इसमें प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई रोल नहीं है। अब देखो इंटरेस्ट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी याद रखना। इंटरेस्ट कितना परसेंट दिया है, 10% दिया है, तो ये भी सब कुछ हम क्या करते हैं, पर डिबेंचर कैलकुलेट कर लेते हैं। और एक डिबेंचर की पार वैल्यू कितनी है, 100, दैट इज नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100, और हम हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट और डिविडेंड। तो इंटरेस्ट हो गया 10, 1 माइनस टैक्स, टैक्स कितना है 60%, तो ये हो जाएगा 0.60 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड हमने कैलकुलेट किया था 87 मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेट आएगी आफ्टर टैक्स। इसको सॉल्व करके वैल्यू आ रही है 4.597%, और हम कह सकते हैं अप्रॉक्स 4.6%, कि अगर हम मार्केट से डिबेंचर्स के फॉर्म में पैसे रेस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आएगी, ऑन एन एवरेज 4.6%। किस केस में, जब ये पार वैल्यू पे इशू हो रहा है तब। अब ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे जब ये प्रीमियम पे इशू होगा, और फिर हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंट पे जैसे इशू होगा। अब देखो जब इशू हो रहा है, बी पॉइंट अब हम सॉल्व करेंगे जहां प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो नो डाउट 10% प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी आप हमेशा किसका लेते हो, पार वैल्यू का। और पार वैल्यू पे अगर हम 10% निकालेंगे तो बस इतना याद रखना कि नेट प्रोसीड प्रीमियम अमाउंट से बढ़ जाएगी, और तो कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ क्या रहना है, सेम। रीजन बिंग इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही चार्ज होता है, टैक्स रेट सेम ही रहेगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
तो अब जो मेरे पास रेट आएगा वो आएगा 4.12%। ऐसे आप डिस्काउंट का खुद कैलकुलेट करना और डिस्काउंट का रेट आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि डिस्काउंट के केस में कॉस्ट ऑफ डेट कितनी आएगी। तो देख लो, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करना था। अब हमें उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस यही क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी हैज इशूड 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार रीपेबल आफ्टर 12 ईयर्स, फाइंड केडी। अब मेरे पास क्या दिया हुआ है, 12 ईयर्स दिया हुआ है और 12 ईयर्स मतलब ये रिडीमेबल डिबेंचर्स हैं। ₹100 पे आपने इशू किया है तो ₹100 क्या हो जाएगी, नेट प्रोसीड, क्योंकि और कुछ भी मेंशन नहीं है। बट इस क्वेश्चन में क्या मेरे पास मैच्योरिटी वैल्यू दी है, नहीं। अगर क्वेश्चन में मैच्योरिटी वैल्यू नहीं दी है तो वो हमेशा किसके बराबर मानोगे आप, पार वैल्यू के। क्लियर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिडम्पशन भी आप प्रीमियम पे करते हो, डिस्काउंट पे करते हो, तो अगर वो मेंशन किया होता तब तो हम इसको ऐड लेस करते हैं। बट अगर कुछ नहीं मेंशन किया है तो जितनी उसकी फेस वैल्यू है उसी को हम किसके इक्विवेलेंट मानेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू के। तो देखो, जो फॉर्मूला था हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय n होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इंटरेस्ट कितना है, 7%। ये किस पे निकालेंगे, हमेशा पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे और नॉमिनल वैल्यू पे। तो ये हो जाएगा 7, 1 माइनस टैक्स कुछ नहीं दिया है, टैक्स रेट दिया नहीं है तो 7 को एज इट इज रखो, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मानेंगे, 100, नेट प्रोसीड 100 दी ही हुई है, डिवाइडेड बाय नंबर, दैट इज वो कितने साल बाद रिडीम होना है, 12 ईयर्स बाद। अगेन 100 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7%। मतलब हमारी जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो कितनी होगी, 7%। अब इस क्वेश्चन में देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं मेंशन किया था, ना कोई एक्सपेंस था, ना प्रीमियम था, ना डिस्काउंट था। तो जितना यहाँ पे परसेंट मेंशन किया है वही हमारा कॉस्ट ऑफ डेट हो जाएगा। अगर टैक्स रेट दिया होता तो इसका आधा हो जाता। जब भी आप डिबेंचर्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो तो वो हमेशा क्या कैलकुलेट करते हो, आफ्टर टैक्स। तो यहाँ हमने ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ डेट। और बाकी कॉस्ट ऑफ डेट पे कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं जो कि हम एमसीक्यू सेशन में डील करेंगे। अब चलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दैट इज केपी। अब देखो, ऊपर हमने केडी पे डिस्कशन किया और अब हमारा डिस्कशन होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे, जिसको हम डिनोट करते हैं केपी से। देखो, एक पॉइंट जो रिलेटेड टू टैक्स है उस पर हम यहाँ डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें फिर बहुत टाइम लग जाएगा और एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इतना रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ वहाँ पे आपको फॉर्मूलेज ही रिटेन करने हैं, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आप देखोगे ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी वही चीज़ दी है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जैसा कि हमने डिबेंचर्स में बताया था। और फॉर्मूला भी देखोगे तो आप ऑलमोस्ट सेम है। डिबेंचर्स में क्योंकि रोल होता है इंटरेस्ट का और प्रेफरेंस शेयर में रोल होता है प्रेफरेंस डिविडेंड का, तो हमने वही फॉर्मूला लिया है इररिडीमेबल के लिए, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। और रिडीमेबल के केस में देखो पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह हमने क्या यूज़ किया है, प्रेफरेंस डिविडेंड। क्लियर, क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए जो इनकम है वो किस फॉर्म में जनरेट होती है, प्रेफरेंस डिविडेंड के फॉर्म में। यहाँ हमने सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन किए हैं कि पीडी मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड है, एमवी मतलब मैच्योरिटी और रिडीमेबल वैल्यू और एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है। ये सारे पॉइंट्स हमने डिबेंचर्स में भी बताए थे। तो अगर डिबेंचर्स वाला पॉइंट आपने अच्छे से कर लिया तो प्रेफरेंस शेयर बहुत ही ईजिली समझ आ जाएगा। और नेट प्रोसीड यहाँ पे भी वही होगा कि नेट प्रोसीड इज इक्वल टू पार वैल्यू। अगर वो प्रीमियम पे इशू हुआ है तो प्रीमियम ऐड कर देंगे, डिस्काउंट पे इशू है तो डिस्काउंट लेस कर देंगे, और अगर कोई भी एक्सपेंस है तो वो भी लेस कर देंगे। तो यहाँ तक सारा पॉइंट सेम था। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये हम मगअप करने के लिए ही बोल रहे हैं क्योंकि टैक्स के पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। डिबेंचर्स के केस में क्या होता है कि जब हम इंटरेस्ट लेते हैं तो यहाँ से ये आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें 1 माइनस टैक्स करना होता है। बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के केस में जब हम आफ्टर टैक्स केपी कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हम सिर्फ पीडी लेते हैं क्योंकि उसमें टैक्स का एडजस्टमेंट ऑलरेडी किया होता है। बस इतना ध्यान रखना। तो कई बार क्वेश्चन में हमसे पूछता है केपी बिफोर टैक्स। अब अगर केपी बिफोर टैक्स पूछा है तो आपने आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया ही है, तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना होगा। अगर हमसे केपी बिफोर टैक्स पूछे कि पहले आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेना, फिर उसको डिवाइड कर देना 1 माइनस टैक्स से। जैसे ऊपर जब हमने इंटरेस्ट की बात की थी, इसको आफ्टर टैक्स करना था तो मल्टीप्लाई किया था 1 माइनस टैक्स से, और जब हमें बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना हो तो बस इतना याद रखना कि डिवाइड करेंगे 1 माइनस टैक्स से। एक और पॉइंट यहाँ रेलेवेंट है कि अगर हमें केडी भी बिफोर टैक्स निकालना हो तो क्या हम इंटरेस्ट में से 1 माइनस टैक्स करेंगे, नहीं करेंगे।
सीधे सीधे मेरा क्या आ जाएगा, बिफोर टैक्स, ये यहाँ से हटा देना, ये यहाँ से हटा देना, तो ये मेरे पास क्या फिगर आ जाएगी, बिफोर टैक्स। और अगर हम 1 माइनस टैक्स कर दें तो फिर उस केस में क्या हो जाएगा, आफ्टर टैक्स। मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब हम बता रहे हैं 99% टाइम क्या पूछता है, आफ्टर टैक्स पूछता है, बट कभी कभी बिफोर टैक्स भी एग्जाम में पूछता है, तो वो पॉइंट आप ध्यान रखना। अब चलो इस पे भी हम केपी पे भी कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दे रहे हैं, सो दैट आप फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझ सकते। यहाँ देखो हमने सेम पैटर्न पे क्वेश्चन लिया है। जेड लिमिटेड हैज इशूड 9%, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एंड हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अगेन अंडरराइटिंग कमीशन है, ब्रोकरेज है, अदर एक्सपेंसेस है, आपको केपी निकालना है। टैक्स रेट दिया है, अगर प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है पार पे, अगर प्रीमियम पे इशू हुआ है और डिस्काउंट पे इशू हुआ है। तो एकदम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है जैसे हमने सॉल्व करवाया था डिबेंचर्स के टाइम, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कवर करता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो क्योंकि कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये रिडीमेबल है, तो ये इरिडीमेबल की बात कर रहा है, और इरिडीमेबल का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या मेरे पास क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है कितना, 9% ऑफ 100 रुपीज़। क्लियर, क्योंकि हमेशा हम डिविडेंड किस पे कैलकुलेट करते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे और पार वैल्यू पे, तो ये कितना आ जाएगा, 9 रुपीज़। अच्छा, नेट प्रोसीड की बात करें तो केस ए में जहाँ पे पार पे इशू हो रहा है, सबसे पहले क्या लेंगे, पार वैल्यू लेंगे, फिर इसमें से वो सारे के सारे खर्चे माइनस कर देंगे जो एक्सपेंस फॉर्म में दिए हैं। जैसे देखो अंडर राइटिंग कमीशन दिया है 2%, तो 2% किसका होगा, 100 रुपीज़ का, दैट इज 2 रुपीज़। देन ब्रोकरेज है 1%, 1 रुपीज़, 1% किसका कैलकुलेट करेंगे, 100 रुपीज़ का, माइनस अदर एक्सपेंसेस देखो कितना दिया है, 10,000 दिया है, तो ये 10,000 कितने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए दिया है, 10,000 के लिए, दैट इज पर प्रेफरेंस शेयर कितना एप्लीकेबल होगा, 1 रुपये। तो इसको अगर हम माइनस कर दें 100 रुपीज़ में से, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 96। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेट प्रोसीड 96। किस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जब पार पे इशू हो रहा है। अब फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन कर देंगे, 9 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको सॉल्व करके वैल्यू कितनी आ रही, 9.375%। मतलब हमारा प्रेफरेंस का कॉस्ट कितना आएगा, 9.375%, तब जब हम उसको पार पे इशू करेंगे। अब जब हम इशू करेंगे प्रीमियम पे, तो देखते हैं कि कैलकुलेशन कितना आएगा। प्रीमियम पे देखो 96 रुपीज़ तो अभी भी रहेगा नेट प्रोसीड, बस क्या होगा कि अगर वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो 10% ऐड हो जाएगा किसका, 100 रुपीज़ का, दैट इज 10 रुपीज़, ये हो जाएगा मेरा 106। तो मेरा अभी भी प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रहेगा, 9 रुपीज़, उसमें तो कोई चेंज नहीं आना है, डिवाइडेड बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 100। सिर्फ देख लो फॉर्मूले का एप्लीकेशन है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधे सीधे हो जाएगा 8.50%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 सेम पैटर्न पे है। अ कंपनी हैज इशूड 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, दीज शेयर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10th ईयर, कैलकुलेट केपी। यहाँ पे देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात किया है, तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास रेट दिया हुआ है, हमारे पास पर शेयर वैल्यू दी हुई है, एंड कितने साल में रिडीम हो रहा है, 10 ईयर्स। तो यहाँ हम सीधे सीधे फॉर्मूले पे वैल्यू का एप्लीकेशन करेंगे। इसका फॉर्मूला था प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइडेड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, प्रेफरेंस डिविडेंड सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 10% ऑफ 100 दैट इज 10, प्लस मैच्योरिटी वैल्यू, क्वेश्चन में कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो हम 100 ही मानेंगे, नेट प्रोसीड भी कितनी मानेंगे, 100। और ये पॉइंट हमने कहाँ बताया था, जब हमने डिबेंचर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। अगेन मैच्योरिटी वैल्यू 100 है, नेट प्रोसीड 100 है, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो अल्टीमेटली कितना परसेंट आएगा, 10%। तो जितना परसेंट क्वेश्चन में दिया है उतना ही परसेंट आने वाला है। रीजन बीइंग यहाँ नेट प्रोसीड मैच्योरिटी वैल्यू ना तो प्रीमियम पे इशू हुई है, ना डिस्काउंट पे इशू हुई और ना कहीं कोई एक्सपेंस दिया है। और यही सेम पैटर्न पे क्वेश्चन हमने तब भी बताया था जब हमने कॉस्ट ऑफ डेट का कैलकुलेशन सिखाया था। तो उम्मीद करते हैं आपको केपी भी क्लियर होगा, क्योंकि केपी के लिए आपको केडी अच्छे से समझना है, और अगर कॉस्ट ऑफ डेट समझ गए तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो बहुत ही ईजिली आप समझ जाओगे। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, दैट इज KE। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, KE से। अब KE को कैलकुलेट करने के ना कई तरीके मेरे पास है, कई मेथड्स हैं। तो मेथड्स बहुत सिंपल दिए हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला रिटेन करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही रेलेवेंट है। देखो हमने लिखा है, सबसे पहला मेथड है अर्निंग यील्ड मेथड और अर्निंग प्राइस रेशियो। अर्निंग मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर की एक शेयर के बदले आपको कितना मिल रहा है,
और एक शेयर की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो भी अर्निंग्स अवेलेबल होती है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। क्योंकि देखो कंपनी के पास एट द एंड जो प्रॉफिट बचता है, ये कौन सा प्रॉफिट है, जिसमें से कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर दिया है, जिसमें से कंपनी ने प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया है, तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो उस अर्निंग को हमें किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ शेयर से। तो मेरे पास वैल्यू आएगी अर्निंग पर शेयर की। जैसे लेट्स से मेरे कंपनी के पास प्रॉफिट है इंटरेस्ट के पेमेंट के बाद एंड प्रेफरेंस डिविडेंड के पेमेंट के बाद 10 लाख रुपए, और मेरे पास जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो है 10,000। तो ये प्रॉफिट पूरी तरीके से किससे बिलोंग करता है, इक्विटी शेयर होल्डर से। तो इसका मतलब हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के पास जो शेयर्स हैं उनके हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। इसी को हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर, कि एक शेयर के बदले उनको कितनी अर्निंग मिल रही है, उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, सिंपली जितना अर्निंग अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये सब हमने आगे नोट्स में मेंशन किया है। यहाँ सिर्फ इतना देखेंगे कि अगर अर्निंग यील्ड मेथड या अर्निंग प्राइस रेशियो मेथड है तो फ्रेश इशू हो रहा है या एग्जिस्टिंग इशू हो रहा है। फ्रेश इशू मतलब अगर फर्स्ट टाइम इशू हो रहा है तो उस केस में हम लोग डिवाइड करते हैं नेट प्रोसीड से, और अगर एग्जिस्टिंग इशू है तो हम लोग मार्केट प्राइस लेते हैं, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग इशू है तो ऑलरेडी मार्केट में प्राइस होगी, तो उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। क्लियर। तो केई कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर एग्जिस्टिंग इशू है तो अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे हमने केडी के केस में कैलकुलेट किया था। तो ये हमारा पहला मेथड था। यहाँ देखो हमने सब कुछ मेंशन किया कि ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, एनपी मतलब नेट प्रोसीड, और एमपीएस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर, और शेयर प्राइस और प्राइस जो मार्केट में आपके शेयर की प्राइस चल रही है उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस। अर्निंग पर शेयर अभी हमने कैलकुलेट करके दिखाया ही कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिविडेंड यील्ड मेथड। पहला था अर्निंग मेथड, दो ही मेथड ही है, एक है अर्निंग मेथड और एक है डिविडेंड मेथड। अब आप बोलोगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी जो हमने प्रॉफिट आपको दिखाया था, कितना प्रॉफिट दिखाया था, 10 लाख। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है, कंपनी इसमें से कुछ पैसा एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है और कुछ पैसे को एज रिटेन्ड अर्निंग रख सकती है। क्लियर। तो जब हम अर्निंग यील्ड मेथड की बात करते हैं तो हम किस प्रॉफिट को यूज करते हैं, इस प्रॉफिट को। बट जब हम डिविडेंड यील्ड मेथड की बात करते हैं तो हम सिर्फ डिविडेंड पोर्शन को यूज करते हैं, दैट इज कंपनी ने जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है कई बार डिविडेंड विदाउट ग्रोथ होता है और कई बार विद ग्रोथ होता है। जैसे इफ इन केस मान लो इस साल आपको 10% डिविडेंड मिला प्रॉफिट का, अगले साल 11% मिलेगा, उसके अगले साल 12% मिलेगा, तो ये क्या है, विद ग्रोथ है। और अगर एक फिक्स रेट चलता कि हर साल आपको प्रॉफिट का 10% डिविडेंड मिलेगा तो वो क्या हो जाता है, विदाउट ग्रोथ। इसमें भी देखो वही चीज़ है, फ्रेश इशू और एग्जिस्टिंग इशू। बस इतना याद रखना कि फ्रेश इशू में हम नेट प्रोसीड लेते हैं और एग्जिस्टिंग इशू में मार्केट प्राइस पर शेयर लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखो क्योंकि हमने डिविडेंड मेथड यूज किया है तो न्यूमरेटर में अर्निंग पर शेयर की जगह क्या रखा है, डिविडेंड रखा है। ठीक है। तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाई बाय 100, और एग्जिस्टिंग में क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। बट जब हम विद ग्रोथ की बात करते हैं तो नो डाउट मेरा ग्रोथ भी होगा। तो ग्रोथ के केस में देखो फॉर्मूला क्या है फॉर फ्रेश इशू, D1 डिवाइडेड बाय NP प्लस G मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये G क्या है, ग्रोथ है। और यहाँ पे भी देखो हमने D1 रखा है। व्हाट इज D1, जिसमें हमारा ग्रोथ ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे ये D कौन सा है, अब हर बार तुमको 10% मिल रहा है तो ये तो 10% डिनोट कर रहा है ना, बट D1 किसको डिनोट करेगा, 11% को, दैट इज विथ ग्रोथ। क्लियर। एंड एग्जिस्टिंग इशू में भी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है जो यहाँ है, बस नेट प्रोसीड की जगह क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस पर शेयर। G को देखो हमने डिनोट किया है ग्रोथ से, और D1 का फॉर्मूला क्या होता है, D0, दैट इज जो लास्ट ईयर था, मान लेते हैं 10 रुपये था और 1% से ग्रोथ हो रही है तो ग्रोथ की जगह हम कितना रखेंगे, 0.01। तो यही चीज़ हमने यहाँ फॉर्मूले में लिखी है कि D1 हमेशा क्या होगा, D0 1 प्लस G। तो होपफुली ये पॉइंट भी क्लियर होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूले को एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं, जो बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि अगर अर्निंग यील्ड मेथड है तो इसमें फ्रेश इशू और एग्जिस्टिंग इशू हो सकता है, हम उसको कंसिडर नहीं करें। बट फॉर्मूला क्या है, अर्निंग प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, यही फॉर्मूला था। बट अगर डिविडेंड यील्ड मेथड की बात करें तो इसमें दो चीज़ हो सकती है, विदाउट ग्रोथ, विथ ग्रोथ। अगर विदाउट ग्रोथ है तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड,
और मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर विद ग्रोथ है तो D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस पर शेयर प्लस ग्रोथ मल्टीप्लाई बाय 100। तो होपफुली ये पॉइंट क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पे ना हम आपके लिए कुछ रेलेवेंट पॉइंट मेंशन कर दिए हैं। कई बार मार्केट प्राइस पर शेयर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। ये कहाँ से बना है ये भी देख लो, ये इसी फॉर्मूले से बना है। इस फॉर्मूले को देखो क्या लिखा है, कह रहा है KE इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी को इसी से डिनोट करते हैं, D1 डिवाइडेड बाय MPS प्लस ग्रोथ। अब लेट्स से ग्रोथ को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा, KE माइनस G इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय MPS। और अगर MPS को इधर ले जाओ और KE माइनस G को इधर ले आओ तो ये ना वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में हमारे पास मार्केट प्राइस ना दी हुई हो और बाकी सारी वैल्यूज दी हुई हो तो हम बहुत ही ईजिली इस फॉर्मूले के एप्लीकेशन से शेयर प्राइस निकाल पाएंगे। क्लियर। DO मतलब अभी हमने बताया कि पास्ट या फिर लास्ट ईयर से रिलेटेड जो डिविडेंड है उसकी बात कर रहे हैं, बट D1 मतलब जो फ्यूचर में डिविडेंड है या जो हम फ्यूचर में पे करने वाले हैं उसकी बात हो रही है। अब एक फॉर्मूला और देखो, अदर मेथड्स टू कैलकुलेट KE। हमने तो ऊपर 2 मेथड बता दिया, अर्निंग यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड, बट और भी कई मेथड है ना जिसकी हेल्प से आप KE कैलकुलेट कर सकते हो। और एग्जामिनर का फेवरेट मेथड यही है कैपम मेथड, दैट इज कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल। इस फॉर्मूले के हिसाब से RF प्लस बीटा RM माइनस RF, इस फॉर्मूले से भी आप KE का कैलकुलेशन कर सकते हो। RF क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न, B क्या है, बीटा, RM क्या है, मार्केट रिटर्न। अब देखो होता क्या है कि हमें पता है कि अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ से हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है ना, बट अगर हमने मार्केट रिस्क पे इन्वेस्ट किया है तो उस केस में मार्केट रिस्क हमारे पास होगा। क्लियर, मार्केट से रिटर्न मिलेगा बट उसमें कुछ ना कुछ रिस्क होता है। तो उसी के बेसिस पे ये फॉर्मूला बना है RF प्लस बीटा RM माइनस RF। और बीटा किसको डिनोट करता है, बीटा डिनोट करता है रिस्क को। हम देखो फॉर्मूलेस पे बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करें क्योंकि एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है कि हम एक एक पॉइंट डिस्कस करें, तो हम सिर्फ वो पॉइंट बता रहे हैं जो एमकॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना कि एज पर कैपम KE क्या होगा, RF प्लस बीटा RM माइनस RF। एक और फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो का, प्राइस अर्निंग रेशियो की हेल्प से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो KE। KE इज इक्वल टू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। क्लियर। अब प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करें तो सिंपली मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने के लिए एक तरीका होता है अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस अर्निंग रेशियो। और हम इस फॉर्मूले की हेल्प से ये कह सकते हैं कि प्राइस अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय EPS। तो हमने प्राइस अर्निंग रेशियो की जगह क्या रखा, MPS डिवाइडेड बाय EPS, और हम कह सकते हैं EPS डिवाइडेड बाय MPS। तो प्राइस अर्निंग रेशियो का ये फॉर्मूला है EPS डिवाइडेड बाय MPS, इसकी हेल्प से भी हम KE कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एग्जाम में अगर पूछा तो मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशियो दिया होगा, डायरेक्टली हम प्राइस अर्निंग रेशियो को 1 से डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास KE आ जाएगा। तो होपफुली आपको KE भी प्रॉपरली समझ आया होगा क्योंकि इस पर सिर्फ फॉर्मूलाज हैं और फॉर्मूलेज में भी देख लो 2 ही है, अर्निंग यील्ड मेथड एंड डिविडेंड यील्ड मेथड। इसके अलावा एक जो हमने मेथड बताया वो सिंपली क्या था, कैपम, जो इंपॉर्टेंट है। और लास्ट देख लो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दैट इज KR, ये हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, KE के। जितनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी होगी वही कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग भी होगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ये सेशन हम यही ओवर कर रहे हैं। इसका सेकेंड पार्ट हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। बेसिकली सेकेंड पार्ट में हमें ये देखना है कि जब हमने स्पेसिफिक सोर्सेज का कैलकुलेशन कर लिया है रिलेटेड टू कॉस्ट, तो किस बेसिस पे हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। एंड साथ ही साथ कुछ रेलेवेंट फॉर्मूलाज हैं जिन पे डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जैसे अभी ऊपर हमने बताया कि अर्निंग पर शेयर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को उसमें डाउट हो सकता है। डिविडेंड पर शेयर, उसमें भी डाउट हो सकता है। और एग्जाम में भी देखना ना, इन सारे टॉपिक से भी एग्जाम में क्वेश्चन कवर करता है। तो ये सारे टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, जहां हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो भी डिस्कशन है वो कंप्लीट करेंगे। अगर आपको आज के सेशन में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड साथ ही साथ आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की क्लास प्रॉपरली समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।